Dear friends, please subscribe my channel and press the bell icon. डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे आसियान एंड इंडिया रिलेशंस के बारे में, जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ आसियान, अबाउट आसियान, फैक्ट्स अबाउट आसियान, हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ आसियान, एम्स एंड पर्पसेस, फंडामेंटल प्रिंसिपल, आसियान चार्टर, आसियान समिट, आसियान कोऑर्डिनेशन काउंसिल, आसियान सोशो कल्चर कम्युनिटी काउंसिल, आसियान इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ह्यूमन राइट्स and ASEAN and National Secretariat, ASEAN External Relation, ASEAN Regional Forms, ASEAN +3 and India-ASEAN Relations. First, what is ASEAN? ASEAN, an organization of Southeast Asian countries, has been formed in association with Southeast Asian countries. It is an intergovernmental organization aimed primarily at promoting economic development and regional stability among its members. यानी आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के संगठन, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ मिलकर बनाया गया। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से अपने सदस्यों के बीच आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। अबाउट आसियान, फॉर्मेशन इसका 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा के द्वारा हुआ है। अगर मेंबर स्टेट की बात करें तो वर्तमान में 10 इसके मेंबर स्टेट है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड आसियान के संस्थापक देश है। इसके बाद 1984 में ब्रुनई, 28 जुलाई 1995 को वियतनाम, लाओस और म्यांमार, 23 जुलाई 1997 को कंबोडिया, 30 अप्रैल 1999 को शामिल हुआ। आसियान का जो मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, यानी एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय है। अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो इसमें 10 इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जो संबंधित राष्ट्र का प्रतिनिधि करता है। अगर हम वर्किंग लैंग्वेज की बात करें तो इसका जो वर्किंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। आसियान का जो चार्टर है 15 दिसंबर 2000 को लागू हुआ। जनरल सेक्रेटरी वर्तमान में लीम जॉक हुई है। हेडक्वार्टर जकार्ता है। अगर सेक्रेटरीट की बात करें तो इसका जो सेक्रेटरीट है 70A जलाना सिसिंग मंगराजा, जकार्ता, इंडोनेशिया में है। अगर हम जीडीपी की बात करते हैं 2020 के एस्टिमेट के हिसाब से तो 9.727 ट्रिलियन US डॉलर है। अगर पर कैपिटा की बात करें तो 14,025 इसका पर कैपिटा है। अगर हम टोटल एरिया की बात करते हैं तो 4,522,518 है स्क्वायर किलोमीटर। आसियान डे हर वर्ष 8 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद है आसियान +3। आसियान +3 में चीन, जापान तथा दक्षिण कोरिया है। आसियान क्षेत्रीय मंच यानी आसियान रीजनल फॉर्म की सदस्य देश 27 है। मुख्य तौर पे इसमें अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान और उत्तर कोरिया है। आसियान के 11 वार्ताकार राष्ट्र एवं संगठन है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस, अमेरिका एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये सारे आसियान के पार्टनरशिप नेशंस है। नेक्स्ट है फैक्ट्स अबाउट आसियान। यूरोपीय संघ या उत्तरी अमेरिका की तुलना में बड़ी आबादी है। यहाँ लोगों की आबादी 622 मिलियन है। चीन और भारत के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी श्रम शक्ति भी यही है। इसकी आधी आबादी 30 वर्ष से कम है। आसियान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। आसियान को 2030 तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। आसियान ने 1970 के दशक के अंत में 5% से अधिक औसत वार्षिक वास्तविक लाभ के साथ GDP प्रति व्यक्ति विकास में शेष दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। IMF ने इस उच्च विकास दर को कम करने को 2030 तक जारी रखने के लिए कहा है। वर्ष 2000 में आसियान की 14% आबादी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे थी, लेकिन 2013 तक यह हिस्सा घटकर सिर्फ 3% रह गया है। इंट्रा आसियान व्यापार शुल्कों में से 99% को पहले ही समाप्त कर दिया गया है। व्यापार और वाणिज्य पर डेटा के आसान प्रवाह की सुविधा के लिए आसियान के सदस्य डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं।
आसियान से सकल निर्यात 2020 में 1 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर तक पहुंचाने की उम्मीद है। 2017 में वियतनाम ने 19% तक की सबसे बड़ी अग्रिम दर की है, जिसके बाद फिलीपींस 18% अकॉर्डिंग टू WHO। आसियान का भुगतान परिदृश्य दुनिया के सबसे नकदी और कागज आधारित में से एक होने के कारण सबसे बड़े उन्नत है। ई भुगतान प्रणाली पर आधारित त्वरित भुगतान के साथ, जिसे ID किसी भी ID कहा जाता है, जो 4 बाजारों में से पहले किया गया है। आसियान में अनुमानित 330 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता है। नेक्स्ट है आसियान हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी आसियान का ऐतिहासिक परिदृश्य। आसियान कम्युनिस्ट और उदारवादी पूंजीवादी ब्लॉक के बीच शीत युद्ध के संघर्ष के संदर्भ में स्थापित किया गया था। उस समय आसियान के सभी 5 संस्थापक सदस्यों की सरकारें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड आंतरिक और बाहरी खतरों का सामना कर रहे थे। कम्युनिस्ट विद्रोह, सैन्य तख्तापलट, क्षेत्रीय विवाद और अंतर्जातीय संघर्ष कुछ चुनौतियों के बीच 5 राज्यों का सामना कर रहे थे। थाईलैंड चीन की सांस्कृतिक क्रांति और सोवियत संघ के एशिया में प्रभाव का विस्तार करने वाली इंडो चाइना और US वियतनाम युद्ध भी क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर रहे थे। इस क्षेत्र को साम्यवाद के प्रसार से बचाने और उत्कृष्ट उपनिवेशिक युद्ध के संघर्षों को नियंत्रण में लाने की इच्छा ने 5 देशों को 1967 में आसियान की स्थापना के लिए बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया। आसियान ने औपचारिक और धीमी गति से काम किया, लेकिन अपने सदस्यों के बीच विवादों को शांत करने के लिए और आंतरिक और क्षेत्रीय राजनीतिक स्थिरता बहाल करने में सफल रहा। इस अवधि के दौरान 5 आसियान सदस्य राज्यों के आतंकवादी स्वभाव ने इसे तानाशाहों का क्लब करार दिया। 1975 के वियतनाम युद्ध की समाप्ति के बाद सत्ता के संतुलन में बदलाव के बाद 1970 के दशक के मध्य में समूह ने अधिक सामंजस्य स्थापित किया। 1970 के दशक के दौरान क्षेत्र की गतिशील आर्थिक वृद्धि ने संगठन को मजबूत किया, जिससे आसियान वियतनाम के आक्रमण के लिए एक एकीकृत गतिशील प्रतिक्रिया अपनाने में सक्षम हुआ। 1976 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित आसियान की पहली बैठक में सदस्य राज्य दक्षिण पूर्व एशिया में एमिटी और सहयोग की संधि और आसियान सम्मेलन की घोषणा पर हस्ताक्षर करते हैं। आसियान कॉनकॉर्ड 5 सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बेहतर बनाने और एक आसियान सचिवालय की स्थापना करने का संकल्प लेते हैं। 1990 के दशक में आसियान क्षेत्रीय व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर एक अग्रणी आवाज़ के रूप में उभरा। मानवाधिकार आसियान प्रवचन का हिस्सा नहीं थे। 1984 में ब्रुनई आसियान का 6वां सदस्य बना और 28 जुलाई 1995 को वियतनाम 7वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। लाओस और म्यांमार 2 साल बाद 3 जुलाई 1997 को शामिल हुए। कंबोडिया को उसी समय लाओस और म्यांमार में शामिल होना था, लेकिन एक आंतरिक राजनीतिक संघर्ष ने इसके प्रवेश में देरी कर दी। इसके सरकार के स्थिरीकरण यानी स्टेबिलिटी के बाद यह 30 अप्रैल 1999 को शामिल हुआ। 1997 में आसियान +3 फोरम के निर्माण के साथ क्षेत्रीय सहयोग को और बढ़ाया गया, जिसमें चीन, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल थे। और फिर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो 2005 में शुरू हुआ और भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को शामिल करने के लिए विस्तारित हुआ। एम्स एंड पर्पसेस। तो फर्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय की नींव को मजबूत करने के लिए समानता और साझेदारी की भावना में संयुक्त प्रयासों के माध्यम से क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सेकंड है नए और क्षेत्र के देशों के बीच संबंधों में कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के लिए क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। थर्ड है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। फोर्थ है
शैक्षिक, व्यावसायिक, तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधा के रूप में एक दूसरे को सहायता प्रदान करना। फिफ्थ है उनके कृषि और उद्योगों के अधिक उपयोग के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए उनके व्यापार का विस्तार, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वस्तु व्यापार की समस्याओं का अध्ययन, उनके परिवहन और संचार सुविधा में सुधार और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना शामिल है। 6 है दक्षिण पूर्व एशिया अध्ययन को बढ़ावा देने। और 7वां है समान उद्देश्य और उद्देश्यों के साथ मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाए रखने के लिए और आपस में निकट सहयोग के लिए सभी रास्ते तलाशने आदि इसके एम्स एंड पर्पसेस है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स। एक दूसरे के साथ अपने संबंधों में आसियान के सदस्य राज्यों ने लिखित मूलभूत सिद्धांतों को अपनाया है, जैसे कि 1976 के दक्षिण पूर्व एशिया में एमिटी और सहयोग की संधि में निहित है। तो फर्स्ट है स्वतंत्रता, संप्रभुत्वता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और सभी देशों की राष्ट्रीय पहचान के लिए पारस्परिक सम्मान। सेकंड है बाहरी हस्तक्षेप, तोड़फोड़ या ज़बरदस्ती से मुक्त और अपने राष्ट्रीय अस्तित्व का नेतृत्व करने के लिए हर राज्य का अधिकार। थर्ड है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप। फोर्थ है शांतिपूर्वक तरीके से मतभेद या विवादों का निपटान करना। फिफ्थ है बल के खतरे या उपयोग का त्याग करना। 6 है आपस में प्रभावी सहयोग करना। आसियान चार्टर। आसियान चार्टर आसियान के लिए कानूनी स्थिति और संस्थागत ढांचा प्रदान करके आसियान समुदाय को प्राप्त करने में एक दृढ़ आधार के रूप में कार्य करता है। ये आसियान के मापदंडों, नियमों और मूल्यों को भी संहिताबद्ध यानी कोडिफिकेशन करता है। आसियान के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है और जवाबदेही और अनुपालन प्रस्तुत करता है। आसियान चार्टर 15 दिसंबर 2008 को अस्तित्व में आया। आसियान के विदेश मंत्रियों की एक सभा जकार्ता में आसियान सचिवालय में आयोजित की गई थी। आसियान चार्टर के बल में प्रवेश के साथ आसियान एक नए कानूनी ढांचे के तहत काम करेगा और अपनी सामुदायिक निर्माण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कई नए अंगों की स्थापना करेगा। वास्तव में आसियान चार्टर 10 आसियान सदस्य राज्यों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हो गया है। आसियान शिखर सम्मेलन आसियान का सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है। ये साल में 2 बार मिलते हैं और इसमें आसियान के देशों के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार शामिल होते हैं। आसियान का जो फर्स्ट समिट है 23 से लेकर 24 फरवरी 1976 को स्थान बाली और आयोजकर्ता देश इंडोनेशिया था। और 34 अभी रिसेंटली जो हुआ था 30 से 23 जुलाई 2019 को ये बैंकॉक में हुआ था और आयोजकर्ता देश थाईलैंड था। और जो 35 का जो सम्मेलन हुआ था वो 31 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर 2019 तक स्थान बैंकॉक, आयोजकर्ता देश थाईलैंड था। अभी जो प्रस्तावित है 36 शिखर सम्मेलन जो जून 2020 को होना है, इसका जो स्थान है डा नंग, जिसका आयोजकर्ता देश वियतनाम है। मैं आपको जो आसियान के समिट्स के कुछ मेन इवेंट्स के फेजेस बताऊंगा। 27 नवंबर 1971 को जोन ऑफ पीस, फ्रीडम एंड न्यूट्रलिटी डिक्लेरेशन कोलमपुर। 24 फरवरी 1976 को आसियान कॉनकॉर्ड बाली घोषणा। 24 फरवरी 1976 को दक्षिण पूर्वी बाली में एमिटी को कोऑपरेशन की संधि। 1 जनवरी 1992 को आसियान के आर्थिक सहयोग और आसियान मुक्त व्यापार समझौते को मजबूत करने पर समझौते की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए गए। 22 जुलाई 1992 को दक्षिण चीन सागर मनीला में आसियान घोषणा हुई। 1992 में आसियान का क्षेत्रीय संवाद भागीदार और 1996 में पूर्ण सदस्य बन गया। चीन की भी कोशिश थी कि उसे भी आसियान का पूर्ण सदस्य बनाया जाए। 1994 में आसियान ने एशियाई क्षेत्रीय फोरम की स्थापना की। इसका उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ावा देना था। इसके सदस्य अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान, उत्तर कोरिया 23 अन्य सदस्य हैं। जुलाई 1995 को वियतनाम को इसमें शामिल किया गया।
जुलाई 1997 को लाओस और म्यांमार आसियान में शामिल हुए। दिसंबर 1997 में प्रथम आसियान +3 शिखर सम्मेलन हुआ। 15 दिसंबर 1997 को दक्षिण पूर्व एशिया परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र बैंकॉक संधि हुई। आसियान विजन 2020 कोलंबोर 15 दिसंबर 1997 को हुआ। कंबोडिया को अप्रैल 1999 को इसमें शामिल किया। 5 नवंबर 2001 को काउंटर टेररिज्म पर संयुक्त कार्रवाई की घोषणा की गई। दिसंबर 2005 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 7 अक्टूबर 2003 को आसियान कॉनकॉर्ड बाली की घोषणा हुई। 11 जनवरी 2007 को काउंटर टेररिज्म पर आसियान सम्मेलन हुई। नवंबर 2007 को आसियान चार्टर का शुभारंभ किया गया। 15 दिसंबर 2000 को आसियान चार्टर लागू हुआ। आसियान के विदेश मंत्रियों की सभा जकार्ता में आसियान सचिवालय में आयोजित की गई थी। 11 जनवरी 2015 में मलेशिया की राजधानी कोलंबोर में आयोजित इस बैठक में आर्थिक नीति पर बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें सभी सदस्य देशों को मिलाकर आर्थिक समुदाय बनाने का फैसला लिया गया। 25 मई 2016 को डायनामिक आसियान समुदाय के लिए रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर आसियान रक्षा मंत्रियों की संयुक्त घोषणा हुई। आसियान समन्वय परिषद समन्वय के भीतर दूसरा सर्वोच्च निकाय है और इसमें आसियान के विदेश मंत्री शामिल होते हैं। शिखर सम्मेलन की तरह समन्वय परिषद वार्षिक रूप से 2 बार मिलते हैं। समन्वय परिषद सिविल सोसाइटी संगठनों सहित बाहरी संस्थाओं के साथ आसियान कार्य के लिए नियम व मापदंड निर्धारित करते हैं। द आसियान कम्युनिटी कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पिलर, यानी आसियान समुदाय के 3 स्तंभ है। आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड थर्ड आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी। तो हम फर्स्ट करते हैं आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी। राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में वर्षों से जो निर्माण किया गया, उस पर निर्माण के लिए आसियान नेताओं ने आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय यानी APSC की स्थापना के लिए सहमत व्यक्त की है। APSC ये सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखेगा कि क्षेत्र के देश एक दूसरे के साथ और न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांति के साथ रहे। समुदाय के सदस्य अंतर क्षेत्रीय मतभेदों के निपटारे में शांतिपूर्ण प्रक्रियाओं और विशेष रूप से भरोसा करते हैं और उनकी सुरक्षा को मौलिक रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते हैं और भौगोलिक स्थान, सामान्य दृष्टि और उद्देश्य से बंधे हैं। इसके निम्नलिखित घटक है: राजनीतिक विकास, मापदंडों को आकार देना और साझा करना, संघर्ष की रोकथाम, संघर्ष समाधान, संघर्ष के बाद शांति भावना और मैकेनिज्म को लागू करना। APSC ब्लूप्रिंट को आसियान चार्टर और उससे निहित सिद्धांतों और उद्देश्यों द्वारा निर्देशित किया गया है। यह 2015 तक APSC की स्थापना के लिए एक रोड मैप और समय सारणी प्रदान करता है। नेक्स्ट है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। 2015 में आसियान और आर्थिक समुदाय की स्थापना आसियान में क्षेत्रीय और एकीकरण के एजेंडे में से एक है। प्रमुख मील का पत्थर जो $2.6 ट्रिलियन के विशाल बाजार और 622 मिलियन से अधिक लोगों के रूप में अवसर प्रदान करता है। 2014 में AEC सामूहिक रूप से एशिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया में 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। मलेशिया के कुआलालंपुर में 22 नवंबर 2015 को 27वें आसियान शिखर सम्मेलन में आसियान नेताओं द्वारा अपनाया गया। AEC ब्लूप्रिंट 2015-2016 से 2025 तक AEC के लिए राजनीतिक उपायों के माध्यम से व्यापक दिशा निर्देश प्रदान करता है। लास्ट है आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी। सामूहिक रूप से क्षेत्र के एक विस्तृत श्रृंखला में सदस्य राज्यों के सहयोग के माध्यम से सामूहिक रूप से मानव विकास, पूर्णतः और सतत विकास का एहसास कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें शामिल है संस्कृति और सूचना, शिक्षा, युवा और खेल, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और विकास, महिला और लिंग, महिलाओं और बच्चों के अधिकार, श्रम, सिविल सेवा, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण, प्रदूषण, आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता शामिल है। आसियान सामाजिक, सांस्कृतिक,
समुदाय परिषद। इन परिषदों में प्रति आसियान सदस्य राज्य के एक मंत्री प्रतिनिधि शामिल है। प्रत्येक परिषद की भूमिका आसियान स्तंभों के उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए उनके संबंधित समुदाय के भीतर विभिन्न क्षेत्रीय निकायों के काम को समन्वित करने की है। प्रत्येक सामुदायिक परिषद सालाना 2 बार मिलते हैं। काउंसिल को आसियान शिखर सम्मेलनों के निर्णय को लागू करना चाहिए, लेकिन विचार के लिए शिखर सम्मेलनों के लिए रिपोर्ट और सिफारिश भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आसियान क्षेत्रीय मंत्री निकाय विशिष्ट क्षेत्रों के मंत्रियों को एक साथ लाते हैं। वे सामुदायिक परिषद को रिपोर्ट करते हैं और उन्हें क्षेत्र के भीतर सहयोग को मजबूत करने और आसियान शिखर सम्मेलनों से निर्णय लागू करने का काम सौंपा जाता है। नेक्स्ट है आसियान इंटरगवर्नमेंटल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। मानव अधिकारों पर आसियान अंतर सरकारी आयोग और आसियान फाउंडेशन भी आसियान चार्टर आधारित निकाय है। फाउंडेशन की स्थापना 1997 में आसियान के भीतर गरीबी और आर्थिक विषमता को कम करने के उद्देश्य से सामाजिक विकास कार्यक्रम का समर्थन करने और आसियान के लोगों के बीच अधिक से अधिक सहभागिता को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से की गई थी। विभिन्न सदस्य राज्यों के बीच वार्षिक आधार पर आसियान की अध्यक्षता की जाती है। मानव अधिकारों पर आसियान अंतर सरकारी आयोग सहित अधिकांश आसियान निकायों की अध्यक्षता भी इसी पैटर्न का पालन करती है। नेक्स्ट है आसियान एंड नेशनल सेक्रेटरीट। आसियान सचिवालय जकार्ता में स्थित है और आसियान के दिन प्रतिदिन के कामकाज का समर्थन करता है। आसियान महासचिव के नेतृत्व में सचिवालय आसियान के उच्च स्तरीय बैठकों में किए गए निर्णयों को लागू करने के लिए आसियान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महासचिव की नियुक्ति आसियान शिखर सम्मेलन द्वारा 5 साल के गैर नवीकरणीय कार्यकाल के लिए की जाती है। वो 4 अलग सदस्य राज्यों के 4 डीएसजी यानी उप सचिव जनरलों द्वारा समर्थित है। 2 डीएसजी को सदस्य राज्यों द्वारा 3 साल के गैर नवीकरणीय अवधि के लिए एक रोटेशन आधार पर नामित किया जाता है। अन्य 2 डीएसजी 3 साल के नवीकरणीय कार्यकाल के लिए योग्यता के आधार पर खुले तौर पर भर्ती किए जाते हैं और आसियान समन्वय परिषद द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रत्येक आसियान समुदाय को लागू करने के लिए एक डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जिम्मेदार है। चौथा, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सामुदायिक और कॉर्पोरेट मामलों के लिए जिम्मेदार है। आसियान समुदाय के लिए अनुसंधान, सार्वजनिक मामलों और आउटरीच कार्यक्रमों पर मार्गदर्शन प्रदान करना इसका कार्य है। सचिवालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका बाहरी सहयोगियों के साथ आसियान सहयोग को सुविधाजनक बनाना है। इसके लिए प्रासंगिक निर्देशालय, सामुदायिक मामलों का विकास आदि। प्रत्येक आसियान सदस्य राज्य में एक आसियान राष्ट्रीय सचिवालय भी है, जिसकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर आसियान निर्णयों के कार्यान्वयन में समन्वय की है। वे देश में आयोजित होने वाली आसियान की किसी भी बैठक या गतिविधियों का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट है आसियान डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन यानी आसियान राजनयिक प्रतिनिधित्व। आसियान चार्टर के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक सदस्य राज्य के पास जकार्ता में स्थित राजदूत के पद के साथ आसियान के लिए एक स्थायी प्रतिनिधित्व होगा। स्थायी प्रतिनिधियों की समितियों को आसियान समुदाय परिषदों और आसियान क्षेत्रीय मंत्री निकायों के काम का समर्थन करने और आसियान राष्ट्रीय सचिवालय और आसियान सचिवालय के साथ समन्वय करने का काम सौंपा गया है। स्थायी प्रतिनिधियों को बाहरी भागीदारों के साथ सहयोग की सुविधा भी देनी चाहिए। संवाद सहयोगी। आसियान संवाद साझेदार राज्य या अंतर सरकारी संगठन है जिनके साथ आसियान औपचारिक आधार पर बातचीत करता है। वर्तमान में 10 संवाद साझेदार है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी में भी संवाद की स्थिति है और पाकिस्तान एक क्षेत्रीय संवाद भागीदार है। आसियान ने अपने अधिकांश संवाद साझेदारी के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और इन 10 साझेदारों जैसे आसियान प्लस 3 की वार्षिक बैठकों में समूह के साथ नियमित बैठक आयोजित करता है, जिसमें आसियान प्लस, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन शामिल है। नेक्स्ट है आसियान लीड फॉर्म
यानी आसियान के नेतृत्व वाले मंच। इसके मेनली 3 मंच है, आसियान रीजनल फोरम, आसियान +3 एंड थर्ड ईस्ट एशिया समिट। तो फर्स्ट हम करेंगे एशियन रीजनल फोरम। आसियान रीजनल फोरम, आसियान क्षेत्रीय मंच एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से आसियान राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर गैर आसियान राज्यों के साथ जुड़ता है। इसका गठन 1992 में आसियान शिखर सम्मेलन में सिंगापुर घोषणा के माध्यम से किया गया था। एआरएफ में 10 आसियान देश, 12 आसियान संवाद भागीदारी और 1 आसियान पर्यवेक्षक देश शामिल है। एआरएफ देश वार्षिक बैठकों के माध्यम से और गैर आधिकारिक सेमिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से एक अनौपचारिक आधार पर बातचीत करते हैं। आसियान क्षेत्रीय मंच की सदस्यता 27 राज्य है इसमें, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्रुनई, कंबोडिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, रूसी संघ, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम। 2003 में 9वें आसियान शिखर सम्मेलन में आसियान नेताओं ने संकल्प लिया कि एक आसियान समुदाय की स्थापना की जाएगी। जनवरी 2007 में 12वें आसियान शिखर सम्मेलन में नेताओं ने 2015 तक एक आसियान समुदाय की स्थापना में तेजी लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और 2015 के लिए एक आसियान समुदाय की स्थापना के त्वरण पर सेबू घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। आसियान समुदाय में 3 स्तंभ शामिल हैं, अर्थात आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। प्रत्येक स्तंभ का अपना ब्लूप्रिंट है और आसियान एकीकरण और राजनीतिक फ्रेमवर्क और कार्य योजना चरण के लिए पहल के साथ वे एक आसियान समुदाय के लिए रोडमैप बनाते हैं। आसियान +3 ये एक ऐसा मंच है जो आसियान के सदस्य देशों तथा 3 पूर्वी एशियाई देशों चीन, जापान तथा दक्षिण कोरिया के मध्य सामंजस्य का कार्य करता है। 10 आसियान देशों व 3 पूर्वी एशियाई देशों सरकारी नेता, मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। संयुक्त तंत्र 1990 के दशक के अंत में स्थापित किया गया था, जब आसियान देशों ने आर्थिक वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि के खिलाफ एशिया के अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाने का फैसला किया था। पहला आसियान +3 शिखर सम्मेलन 1997 में मलेशिया में आयोजित किया गया था। एक समय था जब इस क्षेत्र के देशों को आर्थिक झटका लग रहा था। वित्तीय संकट को इस शिखर सम्मेलन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के रूप में माना गया था। आसियान +3 के ढांचे के भीतर विभिन्न स्तरों पर कई संवाद तंत्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें कूटनीति, अर्थव्यवस्था, वित्त, कृषि, श्रम, पर्यटन, पर्यावरण, सीमा पार अपराध, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, दूरसंचार, सामाजिक कल्याण के खिलाफ लड़ाई शामिल है। एंड लास्ट, ईस्ट एशिया समिट। ये पहली बार वर्ष 2005 में आयोजित हुआ था। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना है। आमतौर पर आसियान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं। आसियान एजेंडा सेंटर के रूप में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, इंडिया एंड आसियान। आसियान क्षेत्र विश्व का आर्थिक दृष्टि से प्रगतिशील क्षेत्र है। इस क्षेत्र की जनसंख्या 600 बिलियन है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 8.8% है। इन देशों का कुल क्षेत्रफल 4.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल भूभाग का 3% है। भारत और आसियान के बीच संबंधों की शुरुआत भारत द्वारा 1991 में पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाने के बाद हुई। 1992 में आसियान में भारत को आंशिक वार्ताकार प्रदान किया था तथा भारत ने आसियान के शिखर सम्मेलनों में भाग लेना आरंभ किया। 1996 में दोनों के संबंधों में घनिष्ठता तब आई जब भारत को पूर्ण वार्ताकार राष्ट्र का दर्जा प्रदान दिया। इसी वर्ष संबंधों को मजबूत कर दिया गया। इसी वर्ष संबंधों को मजबूत करने के लिए आसियान भारत संयुक्त सहयोग परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट है आसियान इंडिया समिट्स। दोनों के मध्य शिखर सम्मेलन
उसी स्थान और अवधि में आयोजित की जाती है जहां आसियान का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होता है। 2001 में दोनों ने नियमित रूप से प्रतिवर्ष आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया था। नवंबर 2002 में भारत आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। यह शिखर सम्मेलन नामपेन में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कंबोडिया यात्रा के दौरान हुई। दूसरा शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के शहर बाली में अक्टूबर 2003 में हुआ। भारत ने आसियान देशों के साथ सीधे विमान सेवा शुरू की। चौथा शिखर सम्मेलन लाओस में नवंबर 2004 में हुआ। इस सम्मेलन में भारत और आसियान ने अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापार और निवेश केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया। उसके बाद पांचवा शिखर सम्मेलन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में दिसंबर 2005 में हुआ। छठवां शिखर सम्मेलन फिलीपींस के शहर सेबू में जनवरी 2007 में हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ने आसियान सम्मेलन में पूर्व की ओर देखो की नीति पर मजबूती से आगे बढ़ते हुए मुक्त आकाश नीति पर आसियान देशों से बातचीत का प्रस्ताव रखा। सातवां शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2009 में थाईलैंड के शहर चामहिन में संपन्न हुआ। भारत और आसियान का आठवां शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2010 में वियतनाम की राजधानी हनोई में हुआ। इस सम्मेलन में आसियान मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ, जो कि समझौते पर हस्ताक्षर 2009 को हुए थे। आसियान भारत का 9वां शिखर सम्मेलन के शहर बाली में हुआ। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस वार्षिक सम्मेलन को भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति की सफलता के रूप में माना। आसियान भारत का 10वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2012 को कंबोडिया की राजधानी नामपेन में हुआ। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आसियान देशों के साथ सहयोग बढ़ाने और साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत की तरफ से शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने का आश्वासन दिया। उसके बाद आसियान का 11वां सम्मेलन ब्रुनई दिरुसलम में 10 अक्टूबर 2013 को हुआ। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गत वर्ष नई दिल्ली में आयोजित भारत आसियान स्मरण महोत्सव शिखर सम्मेलन को याद करते हुए इसके द्वारा भारत आसियान संबंधों को सामरिक भागीदारी के उस स्तर पर पहुंचाने की अपनी इच्छा से अवगत करवाया। आसियान का 13वां सम्मेलन शिखर सम्मेलन 21 नवंबर 2015 को कुआलालंपुर में हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने शिलोंग को पूर्वोत्तर के लिए भारत का गेटवे बताते हुए वहां स्थित पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय में आसियान अध्ययन केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने आसियान के सभी 10 राष्ट्रों के नागरिकों के लिए भारत की यात्रा सुगम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के विस्तार की घोषणा की। इस सम्मेलन में यूरोपीय संघ के तर्ज पर आसियान कम्युनिटी की स्थापना का प्रस्ताव रखा। आसियान का 14वां शिखर सम्मेलन 6 से 8 सितंबर 2016 को लाओस में संपन्न हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए घृणा तथा हिंसा के बढ़ते हुए दौर में सुरक्षा खतरे पर चिंता व्यक्त की। आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों को सुधारने की चेतावनी भी दी गई। 14 नवंबर 2017 को 15वें आसियान भारत और 12वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन मनीला में किया गया। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व प्रभाग का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उल्लेखनीय है कि भारत आसियान के मध्य वर्ष 2016 और 17 के दौरान 71 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार हुआ था। ये विश्व के साथ भारत के कुल कारोबार का 10.85% था। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आसियान नेताओं द्वारा आसियान के साथ भारत की बातचीत साझेदारी के 25वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2017 में आरंभ की गई स्मारक गतिविधियों के साथ साथ भारत आसियान सहयोग की विस्तृत श्रेणी के सभी पक्षों की समीक्षा की गई। इस बैठक में आतंकवाद, परमाणु अप्रसार और अनियमित विस्थापन समेत क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत आसियान 16वें शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर 2019 को बैंकॉक में भाग लिया। पीएम मोदी ने कहा, मैं इंडो आसियान सहयोग का स्वागत करता हूं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारी इंडो पैसिफिक दृष्टि का महत्वपूर्ण हिस्सा है और आसियान इसके मूल में है। एकीकृत, मजबूत और आर्थिक
रूप से समृद्ध आसियान भारत के हित में है। भारत और इस समूह के 10 राष्ट्रों के बीच जमीन, वायु, समुद्र संपर्क को बढ़ाने से क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक विकास को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। समुद्री सुरक्षा क्षेत्र और ब्लू इकोनॉमी के साथ कृषि, इंजीनियरिंग, डिजिटल प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का अवसर है। दूसरी ओर समुद्री सीमा में चीन के बढ़ते दखल को लेकर आसियान के कई सदस्य देशों के बीच चिंता बढ़ी है। आसियान सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए और इस रवैये के बाद अमेरिका पर दक्षिणी एशिया के देशों की अनदेखी का आरोप लगाया गया। नेक्स्ट है आसियान इंडिया सिक्योरिटी डायलॉग, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल कोऑपरेशन। आसियान सिक्योरिटी डायलॉग आसियान सुरक्षा संवाद का मुख्य मंच आसियान क्षेत्रीय मंच है। भारत 1996 से इस मंच की वार्षिक बैठकों में भाग ले रहा है और इसकी विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आसियान में सर्वोच्च रक्षा सलाहकार और सहकारी तंत्र है। आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस 10 आसियान देशों प्लस ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, गणराज्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका से रक्षा मंत्रियों की एक साथ बैठकें होती है। सेकंड है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। भारत आसियान व्यापार और निवेश संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान के साथ भारत का व्यापार 81.33 बिलियन अमेरिका डॉलर है, जो अनुमानित है। भारत के कुल व्यापार का 10.6% आसियान के लिए भारत का निर्यात हमारे कुल निर्यातों का 11.28% है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, निवेश प्रभाव भी दोनों तरह से प्राप्त है। 2000 के बाद से भारत में लगभग 18.28% निवेश प्रभाव के लिए आसियान का लेखा जोखा है। अप्रैल 2000 से मार्च 2018 के बीच आसियान से भारत में एफडीआई का प्रभाव लगभग $, के अकॉर्डिंग 68.91 मिलियन था, जबकि एफडीआई भारत से आसियान देशों तक पहुंचा गया था। अप्रैल 2007 से मार्च 2015 तक डीए द्वारा बनाए गए आंकड़ों के अनुसार $, 38.627 बिलियन था। आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र जुलाई से व्यापार और सेवा में निवेश पर आसियान भारत समझौते के बल पर प्रवेश के साथ पूरा हो गया है। आसियान और भारत निजी क्षेत्रों के जुड़ाव को बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं। आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना कुआलालंपुर में मार्च 2003 में की गई थी, जो भारत और आसियान देशों के प्रमुख निजी क्षेत्रों के खिलाड़ियों को बिजनेस नेटवर्किंग और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच पर लाने के लिए एक मंच के रूप में स्थापित किया गया था। लास्ट है सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग। आसियान भारत सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग का विस्तार मानव संसाधन विकास, लोगों के बीच संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन में शामिल है। आसियान भारत कोष और आसियान भारत ग्रीन फंड सतारा द्वारा सभी सहयोग परियोजना शुरू की गई है। आसियान एकीकरण कुछ आईएए प्रोजेक्ट्स गतिविधियों के क्रियान्वयन के साथ कार्य योजना जैसे उद्यमिता विकास केंद्र और कंबोडिया में अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण के केंद्र, लाहौर, पीडीआर, म्यांमार और वियतनाम। 18 लोगों के संपर्क को बढ़ावा देने के लिए भारत आसियान संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आसियान और भारत नियमित रूप से गतिविधियों का आयोजन करते रहते हैं, अर्थात आसियान भारत छात्र विनिमय कार्यक्रम, आसियान राजनीति के लिए विशेष पाठ्यक्रम, दिल्ली संवाद, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सांस्कृतिक और सभ्यता संबंधी कड़ियाँ, आसियान भारत मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम, आसियान भारत युवा किसान विनिमय कार्यक्रम आदि भारत और आसियान के संबंधों को सुदृढ़ करता है। आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग को डिटेल में समझ आया होगा। थैंक यू, टेक केयर।